अस्सलाम वालेकुम। आज से हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो पहला चैप्टर है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में है। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे और इस चैप्टर में हम क्या कुछ पढ़ेंगे उसका मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट क्यों कंसिडर करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। नाम से ही ज़ाहिर है कि इस चैप्टर में हम सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेटेड स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को आप सेल बायोलॉजी भी कह सकते हैं और इसको आप साइटोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि साइटो का लफ्ज़ बायोलॉजी के अंदर सेल के लिए इस्तेमाल होता है और लॉजी आपको पता है स्टडी को कहते हैं। लिहाजा स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है। तो सेल को समझने के लिए हमें सेल थ्योरी पढ़नी होगी और आपको पता है कि ये प्रपोज किया था श्लेडन और श्वान ने 1838-39 में। इसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, यानी जिस चीज़ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैनर लग गया उसके ऊपर ये हम कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो डेफिनेटली सेल से बना होगा, चाहे वो एक सेल ही क्यों ना हो। तो इस पॉइंट के मद्देनज़र हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में अब डिवाइड कर सकते हैं। तो एक को हम बना सकते हैं यूनिसेलुलर, एक को हम कहेंगे मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हो, यानी उनकी जो सारी लाइफ एक्टिविटीज़ है वो एक ही सेल के अंदर परफॉर्म हो रही हो, तो इस ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे यूनिसेलुलर, जैसे कि बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर जैसे कि हम ह्यूमन है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने हो तो उसको हम कहेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा पॉइंट इस थ्योरी का वही है जो कि हम रटा लगा के लगे हैं कि सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम डिटेल में देखेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट है कि न्यू सेल कम इराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कि नया सेल पुराने सेल से बनेगा। कैसे बनेगा कि पुराना सेल डिवाइड होके हमें नया दो सेल हमारे लिए बनाएगा। मैं से आपको मिसाल दूं, अगर आपकी जगह जो है बॉडी के अंदर वो ज़ख्मी हो जाए, कट लग जाए, तो 5-6 दिन 10 दिन बाद वो रिकवर हो जाता है, क्योंकि जहाँ कट लगा है वहाँ सेल तो डेड हो गए, नीचे जो सेल बचे हैं वो डिवाइड होके आपके लिए वो जगह कवर कर लेता है। तो ये न्यू सेल कम इराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस तरह एक बैक्टीरिया है वो 20 मिनट बाद वो डबल हो जाता है, तो न्यू सेल कम इराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन कौन से प्रोसेस लगेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये थर्ड पॉइंट है सेल थ्योरी का। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल which is DNA and passes from parents to offspring, के सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA है जो कि खसूसियात को ट्रांसफ़र करते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। तो लिहाजा ये 4 पॉइंट है, इसको हम कहेंगे सेल थ्योरी और ये बेसिकली ये डिफिनीशन है सेल का। इसमें आप देखते हैं कि जो सेल बेसिक यूनिट क्यों हम कंसिडर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कंसिडर करते हैं, सारा फंक्शन यूनिट क्यों है सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सबसे पहले देखते हैं कि सेल इज़ बेसिक यूनिट। सेल बेसिक यूनिट क्यों है? आपको पता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो ये मालिक्यूल बनाते हैं। जब बहुत सारे बायो मालिक्यूल इकट्ठे हो जाते हैं ऑर्गेनेल बनाते हैं, फिर सेल, फिर वो कंबाइन होकर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो सब एटॉमिक पार्टिकल होने चाहिए, या आप सब एटॉमिक को छोड़ दें, ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट एटम तो होना चाहिए ना, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुए हैं? बेसिकली एटम से हुए हैं। लेकिन हम न एटम को कंसिडर करते हैं, न मालिक्यूल को कंसिडर करते हैं, न ऑर्गेनेलिज को कंसिडर करते हैं, बल्कि सेल को कंसिडर करते हैं। ये ऐसा क्यों? इसको समझिए। ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ खसूसियात होने चाहिए। मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड किया है कि आपको वो खसूसियात इस तरह याद रखने हैं। मिस्टर ग्रेन, एम से मुंह, ऑर्गेनिज्म हरकत करेंगे, रिप्रोड्यूस बच्चे पैदा करेंगे, वो बढ़ेंगे, रिस्पायर सांस लेंगे, फिर है ई एक्सक्रीशन, गंदगी खारिज करेंगे, न्यूट्रिशन खुराक खाएंगे। ये खसूसियात एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होने चाहिए। अब देखते हैं कि ये खसूसियात, ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब एटॉमिक पार्टिकल में है तो डेफिनेटली एक भी करेक्टरिस्टिक नहीं है।
सब एटॉमिक पार्टिकल न मूव कर सकते हैं, न रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, न ग्रो कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसी तरह एटम में भी एक भी खासियत नहीं है, न मालिक्यूल में है, न ऑर्गेनेलिज में है। अगर हम सेल को देख ले तो ये सारे के सारे खसूसियात सेल के अंदर पाए जाते हैं। वो हरकत कर सकते हैं, बैक्टीरिया सेल हरकत नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस। अभी मैंने आपको बताया कि न्यू सेल का मिराज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, तो ये रिप्रोडक्शन हुआ। ग्रो कर सकते हैं, पहले सेल छोटा होता है पर वो ग्रो करेगा, उसके बाद डिवाइड करेगा। रिस्पायरेशन कर सकते हैं, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं। एक्सक्रीशन गंदगी सेल से खारिज होती है, क्यों बैक्टीरिया गंदगी खारिज नहीं करेगा। और इसके अलावा न्यूट्रिशन खुराक आएगा, बैक्टीरिया खुराक आएगा, सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा जितनी भी खसूसियात है वो अगर हम पीछे जाए बेसिक लेवल पे तो वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए हम सेल को बेसिक यूनिट कंसिडर करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो हम कहेंगे कि सेल इज दैट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ऑल दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हेंस इट इज़ अ बेसिक यूनिट। समझ आई होगी आपको कि सेल एक ऐसा लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर सारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। लिहाजा सेल इज़ बेसिक यूनिट। तो उम्मीद है ये वाला सेक्शन आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि सेल स्ट्रक्चर यूनिट कैसे है। आपको पता है कि मेल गीमेट को हम कहते हैं स्पर्म और फीमेल गीमेट को हम कहते हैं ओवा। जब ये दोनों मेटिंग के दौरान कंबाइन हो जाते हैं तो इस अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ओवा में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो इससे एक न्यू सेल बन जाता है, उसको हम कहेंगे ज़ायगोट, जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ज़ायगोट एक सेल है, एक सेल यहाँ अभी पॉइंट आप याद रख लें। और 9 मंथ के बाद इससे एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो लिहाजा होल ऑर्गेनिज्म बना किससे? सिर्फ और सिर्फ एक सेल से। पूरे ऑर्गेनिज्म का पूरा स्ट्रक्चर बना, आई का स्ट्रक्चर बना, हेड का स्ट्रक्चर बना, हार्ट का स्ट्रक्चर बना, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना सिर्फ और सिर्फ एक सेल से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि सेल इज़ स्ट्रक्चरल यूनिट। पूरे ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इराइज हुआ एक ही सेल से, जिसको हम ज़ायगोट कहते हैं। तो इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं सेल इज़ फंक्शनल यूनिट। वो कैसे? सेल फंक्शन यूनिट इसलिए है कि जितने भी लाइफ के प्रोसेस हो रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के लिए जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो अमाल हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो सेल के अंदर ही हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जितना भी मेटाबॉलिज्म सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, खुराक का टूटना, खुराक का बनना, एंजाइम रिएक्शन, हार्मोन रिएक्शन, ब्लड रिएक्शन, जितने भी मेटाबॉलिज्म है वो सेल के अंदर हो रहा है। इसके अलावा एनर्जी भी सेल के अंदर ही बन रही है एटीपी के फॉर्म में। इसके अलावा अगर बैक्टीरिया हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, वो सेल के ऊपर अटैक करता है। और इसके अलावा अगर हम उस बीमारी के ख़िलाफ़ दवाई करते हैं तो वो भी सेल में जाके अपना काम सर अंजाम देता है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो वो सेल लेवल के ऊपर आ रहा है। जितने भी मेटाबॉलिज्म आप कंसिडर कर सकते हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, वो सेल के अंदर हो रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लग रहा है कि सेल इज़ फंक्शनल। तो उम्मीद है सेल का कांसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और सेल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसकी स्टडी के लिए एक अलग चैप्टर होना चाहिए। और इसी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है जो कि है सेल बायोलॉजी, जिसमें हम को आप साइटोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी इसको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम सेल के टाइप्स पढ़ेंगे। 2 टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। मैं आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें सेल के अंदर 4 मेन स्ट्रक्चर है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइसोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रियोल, सीलिया, फ्लैजेला, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्मिड। इसको बहुत अच्छी तरीके से हर पॉइंट में आपको ट्रिक के साथ समझाऊंगा और इसको पढ़ेंगे। उसके बाद इस सेल को स्टडी करने के लिए कुछ टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं, यानी टेक्निक यूज इन सेल बायोलॉजी, उसको डिस्कस करेंगे। ये बुक में पहले है लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। जैसे कि माइक्रोस्कोपी है, स्टेनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, माइक्रो डायसेक्शन और माइक्रोमेट्री। और इससे हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा, सेल का कांसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। और इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल हर पॉइंट को ट्रिक के साथ समझेंगे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।